स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्तीय नियमों HPFR 2009 उसके अध्याय 6 पर एक गहराई से नजर डाल रहे हैं। जी। ये अध्याय बताता है कि सरकारी विभाग सामान और सेवाएं कैसे खरीदते हैं। मतलब अगर किसी को समझना है कि सरकार खरीदारी पर पैसा कैसे खर्च करती है तो ये नियम बहुत अहम है। बिल्कुल। और देखिए, इन नियमों का मकसद सिर्फ खर्च करना नहीं है। असली उद्देश्य है सरकारी खरीद में कुशलता लाना, किफायत बरतना, पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना। अच्छा। और साथ ही ये भी जरूरी है कि जो सप्लायर्स हैं, सेवा प्रदाता हैं, उनके साथ भी उचित व्यवहार हो, एक हेल्दी कंपटीशन, मतलब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे। ये सिर्फ नियम नहीं, एक तरह से गुड गवर्नेंस की बुनियाद है। सही कहा, बिल्कुल सही। तो चलिए फिर खोलते हैं नियमों की परतें। जैसा कि आपने बताया, HPFR 2009 अध्याय 6 ये 3 मुख्य हिस्सों में बटा है। जी हाँ। पहला हो गया सामान की खरीद, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। दूसरा सेवाओं की आउटसोर्सिंग, मतलब आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। और तीसरा कंसल्टेंसी सेवाएं लेना, हायरिंग ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज। हम इन तीनों पर ही बात करेंगे आज। तो शुरुआत करते हैं सामान खरीदने के जो बुनियादी सिद्धांत हैं उनसे। आखिर किन मूल विचारों पर ये नियम टिके हैं? देखिए, कुछ बहुत ही मौलिक सिद्धांत है। ये पूरी खरीद प्रक्रिया की नींव है, आप कह सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, विभाग को अपनी असली जरूरत पता होनी चाहिए और उसी के हिसाब से सामान की क्वालिटी, उसका प्रकार, कितनी मात्रा में चाहिए, इसका बिल्कुल साफ विवरण, मतलब स्पेसिफिकेशन तैयार करना होगा। जरूरत से ज्यादा या फालतू का सामान खरीदने से बचना है। हाँ, क्योंकि उसे रखने का भी तो खर्चा होता है। बिल्कुल। दूसरा, जो ऑफर्स मंगवाए जाएंगे, प्रस्ताव, उसकी प्रक्रिया एकदम निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और तर्क संगत हो, ताकि सभी जो योग्य सप्लायर्स हैं उन्हें बराबर का मौका मिले। ठीक है। तीसरा, खरीदने वाले विभाग को यह पक्का करना होगा कि जो ऑफर उन्होंने चुना है वो उनकी सारे बताई हुई जरूरतों को पूरा करता हो। चौथा, ये भी देखना जरूरी है कि जो कीमत है चुने हुए ऑफर की, वो बाजार के हिसाब से ठीक हो, वाजिब हो और क्वालिटी वही हो जो मांगी थी। और आखिर में, खरीद प्रक्रिया के हर स्टेज पर जो भी फैसले लिए गए उनका बिल्कुल सही और व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना ही रखना है। ये पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों के लिए बहुत जरूरी है। ये सिद्धांत तो बिल्कुल स्पष्ट लग रहे हैं। अब सवाल यह है कि सरकारी विभागों में असल में सामान खरीदने का अधिकार है किसके पास? क्या कोई भी अफसर, कोई भी विभाग सीधा जाकर कुछ भी खरीद सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नियम साफ बताते हैं कि जो सक्षम प्राधिकारी हैं, जिन्हें हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहते हैं और जिन्हें आकस्मिक व्यय, मतलब कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर करने की शक्तियां मिली हुई हैं, सिर्फ वो ही अपनी तय सीमा के अंदर खरीद को मंजूरी दे सकते हैं। अच्छा। और जो विभाग सिंगल यूजर हैं, मतलब सिंगल यूजर डिपार्टमेंट, जिन्हें किसी खास तरह का सामान सिर्फ अपने ही इस्तेमाल के लिए चाहिए, उन्हें अपनी जरूरत का सामान खरीदने की पूरी शक्तियां मिली हुई हैं। लेकिन एक स्थिति हो सकती है। हाँ, क्या? कि मान लीजिए किसी विभाग के पास किसी खास किस्म की खरीद के लिए जरूरी तकनीकी जानकारी या एक्सपर्टीज, मतलब विशेषज्ञता नहीं है। तब वो क्या करेंगे? हाँ, ये तो हो सकता है। जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग को कोई बहुत ही जटिल मेडिकल मशीन खरीदनी है, पर उन्हें तकनीकी खरीद का उतना अनुभव नहीं है। बिल्कुल। ऐसे मामलों में वो विभाग सरकार से मंजूरी लेकर अपनी मांग राज्य के कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स को भेज सकता है, या फिर सरकार ने कोई और खरीद एजेंसी तय की हो, प्रोक्योरमेंट एंटिटी, तो उसे भेज सकते हैं। अच्छा। फिर ये विशेषज्ञ एजेंसियां उनकी तरफ से खरीद का काम करती हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि जानकारी की कमी से कोई गलत या महंगी खरीद न हो जाए। आपने ये कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स का जिक्र किया, इनकी भूमिका तो काफी अहम लग रही है। थोड़ा और बताएंगे इनके कामों के बारे में? जी, कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स की भूमिका कई वजहों से महत्वपूर्ण है। एक तो उनका मुख्य काम है रेट कॉन्ट्रैक्ट करना। रेट कॉन्ट्रैक्ट? वो क्या होता है? इसका मतलब है जो चीजें आमतौर पर कई विभाग इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्टेशनरी हो गई, फर्नीचर वगैरह, उनके लिए वो पहले से ही रजिस्टर्ड और भरोसेमंद सप्लायर्स के साथ दरें और शर्तें तय कर लेते हैं। अच्छा, पहले से ही? हाँ, इन रेट कॉन्ट्रैक्ट्स की सारी जानकारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध होती है और विभागों को फिर उन्हीं तय दरों और शर्तों पर खरीदना होता है। इससे फायदा यह है कि बार बार टेंडर नहीं करना पड़ता और बड़े पैमाने पर खरीद होती है तो दरें भी अच्छी मिल जाती हैं। समझ गया। तो एक तरह की सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग हो गई, जिससे समय और पैसा दोनों बचते हैं। बिल्कुल। दूसरा उनका काम है सप्लायर्स का रजिस्ट्रेशन करना, मतलब आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण।
वो भरोसेमंद सप्लायर्स की एक लिस्ट बनाते हैं और इस रजिस्ट्रेशन के लिए सप्लायर की साख, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम कैसा है, पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है, आफ्टर सेल्स सर्विस देते हैं या नहीं, और उनकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, इन सब की बड़ी गहन जांच होती है। काफी जांच पड़ताल होती है मतलब। जी हाँ, ये रजिस्ट्रेशन आमतौर पर 1 से 3 साल के लिए होता है और फिर इसे रिन्यू भी करा सकते हैं। इससे विभागों को आसानी होती है, उन्हें पता होता है कि भरोसेमंद सप्लायर कौन है। पर लेकिन हाँ, अगर कोई सप्लायर गड़बड़ करता है, खराब प्रदर्शन करता है या नियमों को तोड़ता है तो उसे लिस्ट से हटाया भी जा सकता है। ठीक है। तीसरा, वो भारतीय एजेंटों का भी सूचीकरण करते हैं, इनलिस्टमेंट ऑफ इंडियन एजेंट्स। मतलब अगर कोई भारतीय एजेंट किसी विदेशी कंपनी की तरफ से सीधा कोटेशन देना चाहता है तो उसका कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स के पास रजिस्टर्ड होना जरूरी है। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती है। ये व्यवस्था तो काफी विस्तृत है, लेकिन क्या हर छोटी मोटी खरीद के लिए भी यही सब करना पड़ता है? मान लीजिए किसी दफ्तर को बस कुछ हजार रुपए की स्टेशनरी लेनी है। नहीं, नियमों में व्यवहारिकता का भी ध्यान रखा गया है। बहुत छोटी खरीद के लिए प्रक्रिया आसान है, जैसे 10,000 रुपए तक की खरीद। सिर्फ 10,000? हाँ, 10,000 रुपए तक की खरीद बिना कोई कोटेशन या बोली मंगवाए की जा सकती है। लेकिन इसमें एक शर्त है कि एक फाइनेंशियल ईयर में ऐसी कुल खरीद 1 लाख से ज्यादा न हो। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है। जी, और हाँ, इसके लिए जो अफसर खरीद कर रहा है उसे एक सर्टिफिकेट देना होता है। उसे लिखना होता है कि वो व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट है कि सामान अच्छी क्वालिटी का है, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है और इसे भरोसेमंद सप्लायर से वाजिब दाम पर खरीदा गया है। और अगर खरीद 10,000 से थोड़ी ज्यादा हो, मान लीजिए 50,000 की, तब क्या टेंडर जरूरी हो जाता है? उसके लिए भी एक व्यवस्था है। 3,000 रुपए से ज्यादा और 1 लाख रुपए तक की खरीद के लिए एक लोकल परचेज कमेटी यानी स्थानीय क्रय समिति बनाई जा सकती है। कमेटी? उसमें कौन लोग होते हैं? उसमें विभाग का जो हेड है वो उपयुक्त स्तर के 3 सदस्य नामित करता है। ये कमेटी फिर बाजार में सर्वे करती है, रेट्स पता करती है, क्वालिटी देखती है, सप्लायर भरोसेमंद है या नहीं, ये सब जांचती है और फिर उनकी सिफारिश पर ही खरीद होती है। कमेटी के सदस्यों को फिर एक जॉइंट सर्टिफिकेट देना होता है कि हाँ, हम संतुष्ट हैं कि सामान सही है, दाम वाजिब है और सप्लायर भी ठीक है। ये छोटी खरीद में भी एक तरह का चेक एंड बैलेंस बनाए रखता है। और अगर कोई चीज पहले से ही रेट कॉन्ट्रैक्ट पर है तो क्या तब भी विभाग को यह कमेटी बनानी पड़ेगी? नहीं, तब नहीं। अगर कोई आइटम कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स के रेट कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है तो विभाग सीधा उसी रेट कॉन्ट्रैक्ट वाले सप्लायर से खरीद सकता है। बस ये पक्का करना होता है कि कीमत रेट कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा ना हो और बाकी शर्तें भी कॉन्ट्रैक्ट वाली ही हो। अच्छा। पर यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, ऐसी सीधी खरीद में सामान की जांच, उसकी टेस्टिंग, इसकी जिम्मेदारी विभाग की अपनी होती है। कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स इसकी गारंटी नहीं लेता। नियमों में एक बात कही गई है, टुकड़ों में खरीद से बचना, अवॉइडिंग पीसमील परचेजेस। इसका क्या मतलब हुआ और ये क्यों जरूरी है? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इसका सीधा मतलब है कि किसी बड़ी जरूरत को जानबूझकर छोटे छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ना चाहिए। अच्छा, क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि कम कीमत दिखाकर जो ऊंचे अधिकारी की मंजूरी लेनी पड़ती है या जो लंबी टेंडर प्रक्रिया होती है उससे बचा जा सके। जैसे मान लीजिए 15 लाख के कंप्यूटर खरीदने हैं तो ऐसा नहीं कर सकते कि उसे 1-1 लाख के 15 अलग अलग ऑर्डर में बांट दें। समझ गया। ये नियम पक्का करता है कि खरीद की जो कुल कीमत है उसके हिसाब से जो प्रक्रिया और मंजूरी का लेवल तय है उसी का पालन हो। ये नियमों को साइडलाइन करने से रोकता है। बिल्कुल। अब आते हैं बड़ी खरीद पर। जब अनुमानित कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा हो, खासकर लाखों या करोड़ों में चली जाए, तब कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? बड़ी खरीद के लिए मोटा मोटा कहें तो 3 तरह की टेंडर प्रणालियां हैं। 3 तरह की? कौन कौन सी? पहली है विज्ञापित टेंडर प्रणाली, एडवर्टाइज्ड टेंडर सिस्टम। यह आमतौर पर तब इस्तेमाल होती है जब खरीद की अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा हो। 10 लाख या ज्यादा? जी, जैसा नाम से ही लग रहा है, इसमें टेंडर नोटिस का विज्ञापन दिया जाता है हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में यानी ऑफिशियल गैजेट में और कम से कम 2 बड़े राष्ट्रीय अखबारों में। साथ ही इसे डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी डाला जाता है ताकि सबको पता चल सके। बिल्कुल। इसमें बोलियां जमा करने के लिए कम से कम 3 हफ्ते का समय देना होता है। अगर विदेशी बोलीदाता भी हिस्सा ले सकते हैं तो 4 हफ्ते।
मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा सप्लायर्स को पता चले और बढ़िया कंपटीशन हो। और अगर खरीद 10 लाख से कम हो लेकिन 1 लाख से ज्यादा? उसके लिए है सीमेट टेंडर प्रणाली, लिमिटेड टेंडर सिस्टम। इसमें अखबार में विज्ञापन नहीं दिया जाता, बल्कि टेंडर के जो कागजात हैं वो सीधे कम से कम 3 रजिस्टर्ड या जाने पहचाने फर्मों को भेजे जाते हैं। स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट से, कुरियर से या ईमेल से भी। अच्छा, मतलब चुनी हुई फर्मों को ही? हाँ, और कोशिश ये रहती है कि इनमें हिमाचल प्रदेश की फर्मों को प्राथमिकता मिले। हालांकि कुछ खास हालात में, जैसे मान लीजिए सामान की जरूरत बहुत अर्जेंट है, एकदम तुरंत चाहिए, या सुरक्षा कारणों से विज्ञापन देना ठीक नहीं है, या फिर सप्लाई के सोर्स बहुत गिने चुने हैं और पहले से पता है, ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से 10 लाख से ज्यादा की खरीद के लिए भी लिमिटेड टेंडर इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, ये अपवाद भी है। और तीसरी प्रणाली कौन सी है? तीसरी है एकल टेंडर प्रणाली, सिंगल टेंडर सिस्टम। ये सिर्फ बहुत ही खास परिस्थितियों में इस्तेमाल होती है। खास परिस्थितियां मतलब जब कोई सामान ऐसा हो जो सिर्फ और सिर्फ एक ही फर्म बनाती हो या सप्लाई करती हो, जिसे प्रोप्राइटरी आइटम कहते हैं। अच्छा, जिसका कोई और विकल्प ही ना हो। बिल्कुल। इसके लिए उस फर्म से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि वो ही एकमात्र सोर्स है और उनकी दरें भी वाजिब हैं। ये तब भी इस्तेमाल हो सकती है जब मान लीजिए कोई मशीन पहले से लगी है और उसी कंपनी से उसके पुर्जे खरीदने हैं या उसे और बढ़ाना है, लेकिन इस सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए खरीदने वाले अफसर को बहुत ठोस कारण बताने पड़ते हैं और ये साबित करना होता है कि कोई और ऑप्शन क्यों नहीं था। इस सिंगल टेंडर में तो फिर अपनी पसंदीदा फर्म को फायदा पहुंचाने का थोड़ा रिस्क रहता होगा। इसे कैसे कंट्रोल करते हैं? आपका सवाल बहुत सही है। इसीलिए नियमों में इसके इस्तेमाल के लिए बहुत सख्त शर्तें रखी गई हैं और डिटेल्ड जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। खरीदने वाले अफसर को लिखित में प्रमाणित करना होता है कि ये खरीद क्यों जरूरी है, क्यों सिर्फ यही फर्म दे सकती है और दरें कैसे ठीक है। फिर ऊंचे अधिकारी इसकी बारीकी से जांच करते हैं। मकसद यही है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ असली मामलों में हो, कंपटीशन से बचने के लिए नहीं। विज्ञापित टेंडर में एक और प्रक्रिया का जिक्र है, 2 भाग वाली बोली, 2 बिड सिस्टम। ये कब इस्तेमाल होती है और ये कैसे काम करती है? हाँ, ये खास तौर पर तब इस्तेमाल होती है जब कोई महंगी मशीनरी खरीदनी हो या कोई जटिल उपकरण हो या बहुत टेक्निकल नेचर का सामान हो। इसमें बोली लगाने वालों से 2 अलग-अलग लिफाफों में बोलियां मांगी जाती हैं। 2 लिफाफे क्यों? एक में होती है तकनीकी बोली यानी टेक्निकल बिड। इसमें सामान के स्पेसिफिकेशंस, क्वालिटी, सप्लायर की क्षमता, ये सब जानकारी होती है। और दूसरे लिफाफे में होती है वित्तीय बोली, फाइनेंशियल बिड। इसमें सिर्फ कीमत लिखी होती है। अच्छा, फिर पहले सिर्फ तकनीकी बोलियों वाले लिफाफे खोले जाते हैं। एक कमेटी उनका मूल्यांकन करती है, देखती है कि कौन कौन से सप्लायर तकनीकी तौर पर हमारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। तो कीमत का पता बाद में चलता है? बिल्कुल। कीमत वाले लिफाफे यानी वित्तीय बोलियां सिर्फ उन्हीं की खोली जाती हैं जो तकनीकी रूप से पास हो जाते हैं। बाकियों की वित्तीय बोलियां बिना खोले ही वापस कर दी जाती हैं। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। हाँ, इसका फायदा यह है कि मूल्यांकन समिति पहले सिर्फ तकनीकी योग्यता पर ध्यान देती है, कीमत से प्रभावित हुए बिना। जब सबसे अच्छे तकनीकी समाधान चुन लिए जाते हैं, तब देखा जाता है कि उनमें से सबसे कम कीमत किसकी है। इससे क्वालिटी सुनिश्चित करने में मदद मिलती होगी। जी हाँ, बिल्कुल। हालांकि इससे प्रक्रिया थोड़ी लंबी जरूर हो जाती है। और हाँ, ये बहुत जरूरी है कि टेंडर के जो दस्तावेज हैं उनमें सारी जानकारी, जैसे पात्रता क्या है, बोली कैसे जमा करनी है, कब खुलेगी, डिलीवरी की शर्तें, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें, स्पेसिफिकेशन, कीमत कैसे बतानी है, ये सब बिल्कुल साफ साफ लिखा हो। और देर से आई बोलियों पर तो कोई विचार होता ही नहीं। ठीक है, तो टेंडर हो गया, विजेता चुन लिया गया, अब कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। क्या सरकार अपने हितों की सुरक्षा के लिए सप्लायर से कोई गारंटी या सिक्योरिटी वगैरह लेती है? हाँ, ये बहुत जरूरी कदम है। सरकार के पैसे और हितों की सुरक्षा के लिए 2 मुख्य उपाय हैं। कौन कौन से? पहला है बयाना राशि, इसे अर्नेस्ट मनी या बिड सिक्योरिटी भी कहते हैं। ये क्या होती है? विज्ञापित या सीमित टेंडर में बोली लगाने वालों को अपनी बोली के साथ एक तय रकम जमा करनी होती है। यह आमतौर पर अनुमानित कीमत का 2% से 5% तक होती है। ये बैंक ड्राफ्ट या FDR के रूप में देनी होती है। अच्छा, इसका क्या होता है फिर? अगर कोई बोली लगाने वाला बाद में अपनी बोली वापस ले ले या फिर चुने जाने के बाद
कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दे या फिर अगली सिक्योरिटी जमा न करे तो ये राशि जब्त हो सकती है। जो लोग असफल रहते हैं उनकी ये रकम वापस कर दी जाती है और जो सफल होता है उसकी राशि तब वापस होती है जब वो अगली सिक्योरिटी यानी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा कर देता है। अच्छा, तो ये एक तरह की गंभीरता दिखाने के लिए। हाँ, वैसे जो सप्लायर कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स के पास पहले से रजिस्टर्ड है उन्हें ये बयाना राशि जमा करने से छूट मिलती है। ठीक है, और दूसरा उपाय क्या बताया आपने? दूसरा है प्रदर्शन सुरक्षा, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। जब किसी सप्लायर को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तब उसे ये जमा करनी होती है। ये कॉन्ट्रैक्ट की कीमत का 5 से 10% तक होती है। ये भी जमा करनी होती? हाँ, जब तक कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तें सही ढंग से पूरी ना हो जाए, जिसमें वारंटी पीरियड भी शामिल है, उसके भी 7 दिन बाद तक ये वैलिड रहती है। तो ये गारंटी है कि सप्लायर अपना काम ठीक से करेगा? बिल्कुल, ये एक तरह की गारंटी है कि सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट का पालन करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो सरकार इस सिक्योरिटी से अपने नुकसान की भरपाई कर सकती है और ये परफॉर्मेंस सिक्योरिटी सभी सप्लायर्स को देनी होती है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो। ये दोनों उपाय तो सप्लायर पर काफी दबाव बनाते होंगे कि वो अपनी कमिटमेंट को सीरियसली लें। अब बात करते हैं पैसे की, भुगतान की। क्या सप्लायर को हमेशा काम पूरा होने या सामान सप्लाई होने के बाद ही पैसा मिलता है या कुछ एडवांस मिलने का भी सिस्टम है? सामान्य नियम तो यही है कि पेमेंट काम पूरा होने या माल मिलने और उसकी जांच पड़ताल होने के बाद ही किया जाए। लेकिन नियमों में कुछ लचीलापन भी रखा गया है। कुछ खास मामलों में एडवांस पेमेंट भी संभव है। जैसे मान लीजिए मशीनरी के रख रखाव का सालाना कॉन्ट्रैक्ट है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे टर्न की बेसिस पर दिया गया है। अच्छा, कितना एडवांस मिल सकता है? निजी ठेकेदारों को 30% तक और सरकारी संस्थाओं या PSUs को 40% तक एडवांस दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा जैसे बैंक गारंटी वगैरह लेना जरूरी है। ठीक है। इसके अलावा पार्ट पेमेंट यानी आंशिक भुगतान भी संभव है। जैसे माल भेज दिया गया है या काम कुछ हद तक हो गया है तो कुछ पेमेंट किया जा सकता है, पर यह आमतौर पर किए गए काम या सप्लाई की कीमत के 80% तक ही सीमित होता है। ये सप्लायरों के कैश फ्लो को बनाए रखने में मदद करता है, खासकर अगर प्रोजेक्ट लंबा चल रहा हो। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा ये कैसे सुनिश्चित की जाती है? ये तो सरकारी खरीद के सबसे संवेदनशील पहलू माने जाते हैं। बिल्कुल, इसके लिए कई स्तरों पर प्रावधान किए गए हैं। जैसे टेंडर के जो दस्तावेज हैं वो बिल्कुल स्पष्ट और व्यापक होने चाहिए, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश न हो। बोली लगाने वालों को सवाल पूछने का मौका मिलना चाहिए। अगर कोई विवाद होता है तो उसे कैसे सुलझाया जाएगा, इसकी प्रक्रिया जो भारतीय कानून के तहत होगी और जिसका ज्यूरिसडिक्शन हिमाचल प्रदेश की अदालतें होंगी, कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखी होनी चाहिए। ठीक। बोली जमा करने के लिए पर्याप्त समय देना जरूरी है। बोलियां जब खोली जाएं तो बोली लगाने वाले या उनके प्रतिनिधि वहां मौजूद रह सकें अगर वो चाहें। सामान के जो स्पेसिफिकेशन हो वो ऐसे हो कि ज्यादा से ज्यादा सप्लायर हिस्सा ले सके, मतलब बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव ना हो, ताकि मुकाबला बढ़े। बिल्कुल। मूल्यांकन के जो क्राइटेरिया हैं वो पहले से बताए जाने चाहिए। सबसे कम बोली लगाने वाले यानी L1 के साथ बातचीत सिर्फ तभी की जाए जब दरें बहुत ही ज्यादा लग रही हों और वो भी बहुत सीमित दायरे में। और कॉन्ट्रैक्ट सामान्यतः L1 को ही मिलना चाहिए। हाँ, अगर L1 पूरी मात्रा सप्लाई नहीं कर सकता तो बाकी की मात्रा अगले सबसे कम बोली लगाने वाले यानी L2 को L1 वाली दरों पर ऑफर की जा सकती है। ये सभी कदम मिलकर कोशिश करते हैं कि प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रहे और प्रक्रिया तेज हो, उसमें देर ना लगे और जवाबदेही भी तय हो। इसके लिए क्या व्यवस्था है? अक्सर सरकारी कामों में देरी की शिकायत सुनने को मिलती है। हाँ, दक्षता और जवाबदेही के लिए भी नियम है। खरीद के हर चरण के लिए एक मुनासिब समय सीमा तय करने पर जोर दिया गया है। टाइमलाइन मतलब? जी, टाइमलाइन। फिर वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, डेलीगेशन ऑफ पावर्स, यानी निचले स्तर के अधिकारियों को भी खरीद के कुछ अधिकार देना ताकि हर छोटी चीज के लिए फाइल ऊपर तक न जाए। इससे फैसले जल्दी होते हैं। सही है। कॉन्ट्रैक्ट को टेंडर की जो वैधता अवधि है उसी के अंदर अवार्ड कर देना चाहिए। एक और दिलचस्प चीज है बायबैक ऑफर। बायबैक ऑफर वो क्या है? इसमें विभाग नए सामान की खरीद के साथ ही पुराने सामान को बदलने का फैसला कर सकता है और पुराने सामान की जो कीमत तय होती है उसे नए की कीमत में एडजस्ट किया जा सकता है। इसका प्रावधान टेंडर में पहले से करना होता है। अच्छा, मतलब पुराना सामान देकर नया लेना और कीमत कम करवाना। हाँ, एक तरह से वही।
इससे पुराने सामान से भी कुछ वैल्यू मिल जाती है। हमने सामान की खरीद पर तो काफी विस्तार से बात कर ली। अब अध्याय 6 के जो बाकी 2 भाग हैं, सेवाओं की आउटसोर्सिंग और कंसल्टेंसी सेवाओं को काम पर रखना, उन पर आते हैं। क्या इनके लिए नियम बहुत अलग हैं? देखिए, जो मूल सिद्धांत है और कई प्रक्रियाएं हैं वो काफी मिलती जुलती हैं। फर्क उद्देश्य का है। सेवाओं को आउटसोर्स करने का मुख्य कारण होता है लागत कम करना और दक्षता बढ़ाना। मतलब वो काम बाहर से करवाना जो या तो विभाग खुद उतनी कुशलता से नहीं कर सकता या फिर करने में ज्यादा खर्चा आएगा। जबकि कंसल्टेंट्स को तब हायर किया जाता है जब किसी खास प्रोजेक्ट या काम के लिए विशेष ज्ञान, स्किल या सलाह की जरूरत होती है जो विभाग के पास अंदरूनी तौर पर उपलब्ध नहीं है। उद्देश्य अलग हैं, लेकिन प्रक्रिया में काफी समानता है। किस तरह की समानता है? क्या यहाँ भी वही टेंडर सिस्टम, सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह लागू होते हैं? हाँ, काफी हद तक दोनों ही मामलों में, यानी सेवाओं की आउटसोर्सिंग हो या कंसल्टेंसी हायरिंग, सबसे पहले तो काम या सेवा का बिल्कुल स्पष्ट विवरण तैयार करना होता है, स्कोप ऑफ वर्क या स्कोप ऑफ सर्विसेज। फिर एक टेंडर दस्तावेज बनता है जिसमें पात्रता की शर्तें, अनुभव कितना चाहिए, विभाग क्या क्या सुविधाएं देगा, ठेकेदार या सलाहकार की क्या जिम्मेदारियां होंगी, ये सब लिखा होता है। फिर संभावित सेवा प्रदाताओं या सलाहकारों की पहचान की जाती है। बोली मंगाने के तरीके भी वही हैं। वो जो 10 लाख रुपए की सीमा थी वो यहाँ भी लागू है। अच्छा, 10 लाख वाली लिमिट यहाँ भी है? जी, 10 लाख या उससे ज्यादा के लिए विज्ञापित टेंडर, उससे कम के लिए सीमित टेंडर। अगर मामला जटिल है तो यहाँ भी 2 भाग वाली बोली प्रणाली, यानी टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड्स अलग अलग, उसका इस्तेमाल होता है। बोली जमा करने के लिए कम से कम 3 हफ्ते का समय दिया जाता है। और सिक्योरिटी? बोली सुरक्षा, बिड सिक्योरिटी और प्रदर्शन सुरक्षा, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के प्रावधान भी बिल्कुल वैसे ही हैं। वही 2 से 5% और 5 से 10% वाली सीमाएं और शर्तें। बोलियों का मूल्यांकन भी पहले से तय मानदंडों के आधार पर होता है और कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद काम की लगातार निगरानी करना भी जरूरी है। तो फिर इनमें कुछ खास या अलग बात क्या है जिस पर ध्यान देना चाहिए, खासकर कंसल्टेंसी सेवाओं के मामले में, जहां आउटपुट कई बार उतना ठोस नहीं होता, मतलब इंटेंजिबल होता है? हाँ, कुछ महत्वपूर्ण अंतर और विशेष बातें जरूर हैं। पहला, दोनों ही मामलों में एक प्रावधान है पसंद द्वारा आउटसोर्सिंग हायरिंग का, आउटसोर्सिंग हायरिंग बाय चॉइस। ये बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में होता है। कब? जब किसी खास ठेकेदार या सलाहकार की विशेषज्ञता बहुत ही जरूरी हो और उसके जैसा कोई और हो ही नहीं, मतलब प्रतिस्पर्धा संभव न हो। लेकिन इसके लिए बहुत ही मजबूत कारण बताने पड़ते हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट से सलाह लेना अनिवार्य है। अच्छा, ये बहुत रेयर केस होगा? जी। दूसरा, कंसल्टेंसी सेवाओं के मामले में, जैसा आपने कहा कि आउटपुट अमूर्त हो सकता है, इसीलिए यहाँ संदर्भ की शर्तें यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस, TOR तैयार करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। TOR इसमें क्या होता है? TOR में बहुत साफ साफ लिखा जाता है कि कंसल्टेंसी का आखिर उद्देश्य क्या है, सलाहकार को क्या क्या सेवाएं देनी है, काम कितने समय में पूरा करना है, विभाग की तरफ से क्या मदद मिलेगी, जैसे डेटा देना, स्टाफ देना, और सबसे जरूरी अंत में सलाहकार से किस रूप में आउटपुट चाहिए, जैसे कोई रिपोर्ट देनी है, कोई स्टडी करनी है, कोई डिजाइन बनाना है। एक अच्छा TOR बाद के झगड़ से बचाता है और ये पक्का करता है कि विभाग को वही मिले जिसकी उसे जरूरत है। ये तो बहुत जरूरी है। तीसरा, सेवाओं और खासकर कंसल्टेंसी के मूल्यांकन में सिर्फ कीमत ही नहीं देखी जाती, बल्कि क्वालिटी, सेवा प्रदाता या सलाहकार का अनुभव, उन्होंने जो तरीका प्रस्तावित किया है काम करने का, इन सब पर ज्यादा जोर दिया जाता है। यहाँ तकनीकी मूल्यांकन का महत्व वित्तीय मूल्यांकन से भी ज्यादा हो सकता है। तो इन सभी नियमों को अगर हम एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? ऐसा लगता है कि ये हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए एक तरह का पूरा रोड मैप है, ताकि जब भी वे जनता का पैसा खर्च करके कोई सामान खरीदे या कोई सेवा लें तो वो पूरी प्रक्रिया एकदम व्यवस्थित हो, पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो और पैसे का सही इस्तेमाल हो। छोटी से छोटी खरीद से लेकर बड़े बड़े टेंडरों तक हर स्थिति के लिए नियम मौजूद हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये नियम दस्तावेजीकरण पर बहुत जोर देते हैं, हर चीज लिखी पढ़ी में होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर जोर है जहां भी संभव हो, और बोली सुरक्षा, प्रदर्शन सुरक्षा जैसे सेफ्टी मेजर्स पर भी बल दिया गया है। सामान, आउटसोर्स की गई सेवाएं और कंसल्टेंसी सेवाएं,
इनके लिए प्रक्रियाओं में जो थोड़े बहुत अंतर रखे गए हैं वो उनकी अलग अलग प्रकृति को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं, लेकिन जो मूल लक्ष्य है वो एक ही है, सरकारी पैसे का, जनता के पैसे का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना। हमारी श्रोताओं के लिए सोचने को एक बात छोड़ते हैं। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र में, सरकार में खरीद के ये इतने विस्तृत और संरचित नियम हमने देखे। इनकी तुलना अगर हम बड़े निजी क्षेत्र के संगठनों, मतलब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के खरीद प्रक्रियाओं से करें तो क्या समानताएं या क्या अंतर देखने को मिल सकते हैं? कोई व्यक्ति इन दोनों व्यवस्थाओं में क्या अलग देख सकता है और ऐसा क्यों हो सकता है? ये सोचने वाली बात है कि क्या लक्ष्य यानी किफायती और अच्छी खरीद समान होते हुए भी प्रक्रियाएं इतनी अलग हो सकती हैं, और अगर हां तो क्यों?